हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप में से बहुत सारे लोग जिनको भी अभी पैट का एग्ज़ाम देना है 2022 वाला, तो वो सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैम पेपर 1 का क्वेश्चन करवाइए प्रीवियस ईयर का, क्योंकि पेपर 2 मैंने ऑलरेडी जो हिंदी साहित्य का था वो अपलोड कर दिया है और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं जल्दी ही आप लोग के लिए पेपर 1 भी लेकर आऊँगी। तो ये कॉमन पेपर है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से पैट का एग्ज़ाम 2022 वाला देने जा रहे हैं, आपको इसको प्रीवियस ईयर को अच्छे से देख के जाना है, क्योंकि जो 2019 वाला पेपर हुआ था इसमें से मतलब 60% क्वेश्चन उसी का इसमें डाला गया था। वो थोड़ा बहुत हेर फेर, मतलब जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको इस बार आंसर में डाल दिया गया है, यानी कि ऑप्शन में डाल दिया गया है और यहीं के इसी के ऑप्शन से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। तो आपको इसको अच्छे से देख के जाना है और ये ऑफिशियल आंसर की के साथ मैंने अपलोड किया है। आप इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ भी गलती हो सकती है। ये ऑफिशियल मतलब जो BRABU ने इसको माना है आंसर और इसी के हिसाब से अपना कॉपी चेक किया है, वो मैं आप लोग के लिए साथ लेकर आई हूँ। तो आइए बिना देरी किए पहले तो फॉर्मेट जान लेते हैं कि ये 1 घंटे का आपका पेपर होगा, 50 क्वेश्चन होंगे जिसके लिए आपको 100 मार्क्स मिलेंगे और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिलाकर आपको 45% पे आपको पास कर दिया जाएगा। तो अच्छे से इसको देख लीजिए और जो भी टॉपिक है, जैसे इसमें जो क्वेश्चन मैंने देखा है तो UGC के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, रिसर्च से है, कंप्यूटर से है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से है। तो ये सारी कुछ टॉपिक है जो इसको करने के बाद वो सारी आपको टॉपिक पे भी मैं एक वीडियो डाल दूँगी जिसको आप देख लेंगे, क्योंकि आपका पेपर बहुत जल्दी यानी कि अक्टूबर में ही 29 अक्टूबर को होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सिनॉप्सिस ऑफ अ रिसर्च प्रोजेक्ट, यानी कि जो एक अनुसंधान परियोजना का सारांश क्या होता है। तो इसका आंसर है बी, अनुसंधान की योजना का होता है। कंसिस्ट ऑफ द प्लान ऑफ रिसर्च। दूसरा क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा एक अच्छे शोध के लिए अनुकूल नहीं है। क्वेश्चन ये हाँ और नहीं भी देख लीजिएगा वहाँ पे, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना प्रेशर रहता है ना, तो आदमी हाँ या नहीं को अच्छे से नहीं देख पाता है। तो विच वन इज़ इनकरेक्ट अबाउट गुड रिसर्च। तो इनमें से क्या है जो गुड रिसर्च के लिए इनकरेक्ट है। तो तार्किक होना, लॉजिकल, एम्पिरिकल यानी कि प्रयोग सिद्धि, व्यवस्थित एवं उपयुक्त, या इनमें से कोई नहीं। तो यानी कि ये सारी चीज़ें सही है, इसमें से कोई भी गलत नहीं है। अनुसंधान के लिए कौन सा उपयुक्त होता है। बार बार खोजना, किसी भी समस्या का समाधान खोजना, नए सत्य के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, या प्रयोगों का संचालन करना। तो इसका जो ऑप्शन होगा राइट वो है बी, किसी भी समस्या का समाधान खोजना। जो हम लोग रिसर्च करते हैं अनुसंधान के लिए, तो फाइंडिंग सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, जब कोई प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन ही तो खोजते हैं रिसर्च में। नेक्स्ट है कि अनुसंधान प्रक्रिया में पहला कदम होता है क्या। जब हम रिसर्च करने जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं। तो सूचना के स्रोत खोजना, क्या हम सूचना इन्फॉर्मेशन का स्रोत खोजते हैं, या संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण करते हैं, अनुसंधान के व्यापक क्षेत्र की पहचान करते हैं, या समस्या का समाधान ढूंढते हैं। तो नहीं, सबसे पहले हम अनुसंधान के व्यापक क्षेत्र की पहचान करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च, सबसे पहले हम उसकी क्षेत्र की पहचान करते हैं, उसके बाद आगे का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक डाटा कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि सेकेंडरी डेटा कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ये बाहरी एवं आंतरिक स्रोत दोनों से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वेक्षण क्षेत्र अनुसंधान का एक उदाहरण है। सर्वेक्षण आमतौर पर सामाजिक एवं व्यवहार विज्ञान के लिए उपयुक्त होते हैं। सर्वेक्षण वर्णनात्मक अनुसंधान अध्ययन में आयोजित किए जाते हैं, या सर्वेक्षण में बड़े आकार के सैंपल शामिल होते हैं। तो इसमें से सारे सही होंगे। ये सब कुछ जब आप एक रिसर्च करने जाते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक डाटा का उदाहरण है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डेटा। तो ये है क्या किताब है, पत्रिका है, समाचार पत्र या जनगणना रिपोर्ट है। तो जनगणना की जो रिपोर्ट होती है, सेंसस रिपोर्ट, ये हमारी प्राथमिक डाटा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव से संबंधित डाटा को क्या कहा जाता है। प्रादेशिक डाटा, संगठनात्मक डाटा, जनसांख्यिकी डाटा, या परिधीय डाटा। तो इसका ऑप्शन होगा सी सही होगा, जनसांख्यिकीय डाटा, डेमोग्राफिक डेटा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा परीक्षण एक शोध समस्या की परिकल्पना का परीक्षण करता है। द टेस्ट विच टेस्ट्स द हाइपोथेसिस ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम इज टर्म्ड एज। इसको क्या कहते हैं। तो खोज परक शोध, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, कंक्लूसिव रिसर्च, मॉडलिंग रिसर्च, या एल्गोरिदमिक रिसर्च।
तो इसको खोज परक रिसर्च कहते हैं, यानी कि हम किसी चीज़ को खोजते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, उसको कहते हैं। कौन सा परीक्षण एक शोध समस्या है? तो ये खोज परक है। भारत सरकार के प्रत्येक 10 साल बाद जनगणना करती है और इस प्रक्रिया में प्रयुक्त अनुसंधान की विधि क्या होती है? आप सबको पता है कि जनगणना 10 साल के बाद होती है और अभी बिहार में हालांकि जो अभी रिसेंट में एक जातिगत जनगणना हुई है जो कि काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो भारत सरकार की प्रत्येक 10 साल के बाद जनगणना करती है और इस प्रक्रिया में प्रयुक्त अनुसंधान की विधि क्या है? व्यक्तिक अध्ययन, विकासात्मक अध्ययन, सर्वेक्षण या प्रयोगात्मक। तो ये सर्वेक्षण, इसको सर्वे बोलते हैं, सर्वेक्षण है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये उच्च शिक्षा में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। देखिए यूनिवर्सिटी है, चूँकि ये शिक्षण संस्थान को स्वायत्तता यानी कि जो पैसा भी है वो भी देती है, लेकिन इसमें लिखा है ऑप्शन डी में कि भारत में प्रत्येक उच्च शिक्षण, तो ये सबको नहीं देती है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, अदरवाइज़ ये भी सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, देखते हैं। नेक्स्ट है अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? डाटा व्याख्या में सुधार करना, सहज को समाप्त करना, त्रिकोणासन की पुष्टि करना, नए चर का परिचय करना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सहज को समाप्त करना, यानी कि एलिमिनेट स्प्यूरियस डेटा, इसको ये ख़त्म करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। किसी भी शोध की गहराई का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है। कोई अगर रिसर्च आप कर रहे हैं तो उसका कितना वो डेप्थ इसका क्या है उसका पता कैसे लगाए जाएंगे? तो ये है शोध का शीर्षक से, क्या टाइटल ऑफ द रिसर्च से आप पता चल सकता है। अनुसंधान के उद्देश्य से, ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च से, अनुसंधान पर कुल व्यय आपने कितना खर्च किया है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द रिसर्च से, या अनुसंधान की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ द रिसर्च से। तो नहीं, अनुसंधान का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य आप वो खोज कर रहे हैं, उसकी गहराई इसी से पता चलता है। शोध की निष्पक्षता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? उसकी निष्पक्षता के माध्यम से, यानी कि थ्रू इट्स इम्पार्शियलिटी, विश्वसनीयता के माध्यम से, थ्रू इट्स रिलायबिलिटी, वैधता के माध्यम से, थ्रू इट्स वैलिडिटी, या इनमें से सभी। तो ये इनमें से सभी के माध्यम से आप पता कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अतीत के अध्ययन के माध्यम से नए तथ्यों की खोज करने वाले शोध को क्या कहा जाता है? तो इसको ऐतिहासिक अनुसंधान कहा जाता है। अब अतीत का जहाँ बात होता है तो वो इतिहास में चलता है, उसको दार्शनिक अनुसंधान नहीं कहेंगे, पौराणिक अनुसंधान नहीं करेंगे, या सामग्री विश्लेषण नहीं कहेंगे, इसको ऐतिहासिक अनुसंधान यानी कि हिस्टोरिकल रिसर्च कहेंगे। नेक्स्ट है व्यक्तिगत परामर्श पर समूह परामर्श का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? द की एडवांटेज ऑफ यूजिंग ग्रुप काउंसलिंग ओवर इंडिविजुअल काउंसलिंग, यानी कि हम जब ग्रुप काउंसलिंग करते हैं और इंडिविजुअल काउंसलिंग, दोनों में क्या आप मतलब आपका क्या वो है उपयोग, उसका क्या है, मुख्य लाभ उसका क्या है? तो गोपनीयता है, या सामाजिक संपर्क है, मुद्दों की सहकार्मिक खोज है, या बिना डरे भावनाओं की अभिव्यक्ति है। तो इसका होगा बिना डरे भावनाओं की अभिव्यक्ति है। वैज्ञानिक विधि के लिए इनमें से प्रतिबद्ध क्या है? साइंटिफिक मेथड इज़ कमिटेड टू, प्रस्ताव, आचार विचार, निष्पक्षतावाद, या तटस्थता। तो ये है निष्पक्षता, यानी कि आप वो ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा होती है इसमें, निष्पक्ष रहते हैं आप पार्शियलिटी नहीं करते हैं। जो वैज्ञानिक विधि होती है उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं है, मतलब कम ज़्यादा ये सब नहीं होता, वो एग्जैक्ट होता है। निम्नलिखित में से कौन फैलाव का माप नहीं है? क्या रेंज है, प्रणाली है, औसत विचलन है, या मानक विचलन है? तो जो प्रणाली है यानी कि मोड, ये फैलाव का माप नहीं है, बाकी सब फैलाव का माप है। और ये क्वेश्चन ही जो पिछले वाले 2019 वाले में क्वेश्चन पूछा था, और इसको इनमें से पूछा था, इनमें से कौन सा मतलब जो ऑप्शन है इसमें से दे के पूछ दिया था क्वेश्चन। माप के समूहों के बीच एक व्यवस्थित अंतर को दर्शाने वाले विचरण को क्या कहा जाता है? द वेरिएंस रिफ्लेक्टिंग अ सिस्टमैटिक डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स ऑफ मेजर्स इज टर्म्ड एज, इसको क्या कहेंगे? तो इसको प्रायोगिक विचरण कहेंगे, एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस कहेंगे। नेक्स्ट है संपूर्ण जनसंख्या पर आधारित सांख्यिकीय औसत और नमूने के आधार पर आधारित सांख्यिकीय औसत के अंतर को क्या कहा जाता है? द डिफरेंस बिटवीन अ स्टैटिस्टिकल एवरेज बेस्ड ऑन द एंटायर पॉपुलेशन एंड द वन बेस्ड ऑन अ सैंपल इज नोन एज मानक त्रुटि, औसत अंतर, नमूनाकरण त्रुटि, या औसत विचलन। तो इसको औसत विचलन कहते हैं, यानी कि मीन डेविएशन कहते हैं। दिए गए आंकड़े के वितरण के मानक विचलन को क्या कहते हैं? नमूना विचरण,
मानक त्रुटि, नमूना त्रुटि या मानक विचलन। तो इसको मानक त्रुटि यानी कि स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। किसने कहा है कि एक शिक्षक तब तक नहीं सिखा सकता जब तक वह स्वयं सीख रहा हो, तथा एक दीपक उस समय तक दूसरे दीपक को नहीं प्रज्वलित कर सकता जब तक वह स्वयं अपनी लौ जलाता रहे। ये गांधी ने कहा था, अरविंदो ने कहा था, टैगोर ने कहा था या विवेकानंद ने? तो ये टैगोर ने कहा था, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था ये। एक शिक्षक की भूमिका, यहाँ देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका फिलॉसफी से भी क्वेश्चन बनता है, कुछ ही सोशियोलॉजी से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, आपके कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आगे देखने को मिलेंगे। एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो इस डायरेक्ट आंसर बता दीजिए, सीखने और विकास की सुविधा देना ही शिक्षक की भूमिका होती है। ज्ञान के एक विशिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञों के एक समूह को एक स्थान पर इकट्ठा किया जाता है और एक नए पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने को कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संगोष्ठी कहते हैं क्या इसको? सिंपोजियम कहते हैं, कार्यशाला वर्कशॉप कहते हैं, सम्मेलन कॉन्फ्रेंस कहते हैं या सेमिनार कहते हैं? तो इसका ऑप्शन आंसर होगा बी, कार्यशाला कहते हैं, यानी कि इसको वर्कशॉप कहते हैं। एक कीबोर्ड की निम्नतम होती है 51 मतलब 91 कीज़ होता है, 101 कीज़ होता है, 111 कीज़ होता है या 121 कीज़ होता है? तो कीबोर्ड में कम से कम 101 कीज़ होते हैं। ये यहाँ से कंप्यूटर का क्वेश्चन आपका शुरू है, तो कंप्यूटर बहुत ही आसान था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HTML मूल रूप से क्या डिज़ाइन करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये वेब पेज को डिज़ाइन किया जाता है HTML में। हो सकता है नेक्स्ट में आपसे पूछ दे कि HTML का क्या फुल फॉर्म होता है? तो ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है इसका फुल फॉर्म। CD-ROM का मतलब या पूर्ण प्रपत्र, यानी कि इसका जो है फुल फॉर्म क्या होता है CD-ROM का? तो ये कंप्यूटर, ये पहला है कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, नहीं, इसका कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। कंप्यूटर डिस्क नहीं मारेंगे आप, कॉम्पैक्ट डिस्क मारेंगे, ये अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई यानी कि CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कौन सा हिस्सा गणना और निर्णय करता है? एक और बात मैं यहाँ पे बोलूँगी कि कंप्यूटर का क्वेश्चन और रिसर्च का क्वेश्चन आप कोशिश कीजिएगा इंग्लिश में पढ़ें। यही कारण है कि आपको दोनों इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में दिया जाता है, क्योंकि अगर हिंदी बहुत ज़्यादा शुद्ध नहीं पढ़ा जाता है, जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो हिंदी में समझ में नहीं आती हैं। जैसे CPU का केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई शायद ही कोई जानता होगा, लेकिन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सबको पता होगा। तो इसलिए आपको इंग्लिश वाले भी देखने हैं। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है हिंदी में तो आप उसका तुरंत इंग्लिश देखिए। हिस्सा गणना और निर्णय करता है, कौन सा करता है? तो यह है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अंक गणितीय तर्क यूनिट जो है वो CPU का मतलब जो मैथमेटिकल वाला प्रॉब्लम होता है यही सॉल्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकीय की मानक त्रुटि को क्या कहते हैं? द स्टैंडर्ड एरर ऑफ ए स्टैटिस्टिक इज मेजर ऑफ। तो ये सैम्पलिंग में उतार चढ़ाव को करता है, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन को करता है। एक अनुक्रम में परिवर्तनशीलता के निम्नलिखित उपायों को व्यवस्थित कीजिए। जो भी परिवर्तन होता है उसको ये एक रेंज में बैठाना है। तो सबसे पहले आएगा रेंज होगा, दूसरे उसके बाद आ जाएगा औसत विचलन, फिर आएगा चतुर्थक विचलन और फिर मानक विचलन आएगा। ये इसका सीरीज़ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संभाव्य नमूना चयन के द्वारा वर्गीकृत नहीं किया जाता है? Which one of the following is not categorized as probability sampling method? तो सामान्य उद्देश्य रहित नमूना, कोटा नमूना चयन, स्तरीकृत या व्यवस्थित। तो इसका हो जाएगा कोटा नमूना चयन। कोटा सैम्पलिंग जो होता है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के मेथड में आता है, नहीं आता है। नेक्स्ट है कि वृत्त रेखांकन का उपयोग क्या दर्शाने के लिए, जो हम ये गोला वाला जो सर्कल पाई चार्ट जो बनाते हैं उसको किस लिए दिखाया जाता है? तो वो कैसे विभिन्न खंड पूर्ण से संबंधित है उसके लिए दिखाया जाता है। आप देखते हैं ना 100% का होता है और उसमें से किसी को 15%, किसी को 20% ऐसे पाई चार्ट बना के दिखाया जाता है। तो ये कैसे विभिन्न खंड पूर्ण से संबंधित है ये दिखाने के लिए होता है। सर्वेक्षण अनुसंधान के प्रसंग में निम्न का क्रम बताइए। नमूनाकरण, अनुमान, डेटा विश्लेषण या डेटा संग्रहण। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? तो हम अनुमान करते हैं, यानी कि इन्फेरेंस लेते हैं। फिर होता है आपका 4 डेटा संग्रहण करता है, उसके बाद हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर नमूनाकरण सैम्पलिंग करते हैं और फिर अनुमान लगाते हैं। 1 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 डेटा विश्लेषण करते हैं और फिर हम अनुमान लगाते हैं। सॉरी, बी होगा इसका राइट आंसर, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा स्थान का मापक है? बहुलक, माध्य, प्रतिशतमक या मानक विचलन। तो ये जो प्रतिशतमक है
जिसको मीडियन बोलते हैं, ये स्थान का मापक होता है। दो चर x एवं y सहसंबंधित है, इसका अर्थ है कि दोनों चर क्या है, एक दूसरे से भिन्नता पैदा करते हैं। नल परिकल्पना, यानी कि नल परिकल्पना के लिए एक शोधार्थी प्रयोग करता है किसकी, तो ये एनोवा की। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, उसमें दिया था एनोवा इनमें से किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो वो नल परिकल्पना के लिए था, नल हाइपोथेसिस के लिए था। निम्न में से कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है, पास्कल, यूनिक्स, फॉर्ट्रान या कोबोल। तो ये पास्कल कंप्यूटर की भाषा है, सबको पता है। फॉर्ट्रान भी है, फार्मूला ट्रांसलेशन वैज्ञानिक लोग करते हैं। कोबोल भी है, कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज, ये कॉमर्स वाले यूज़ करते हैं। तो जो यूनिक्स है वो कंप्यूटर की भाषा नहीं है। निम्न में से कौन संचय की सबसे बड़ी इकाई है, तो ये टेराबाइट टीबी जो है वो संचय की सबसे बड़ी इकाई, और सबसे छोटा होता है किलोबाइट, केबी होता है, फिर एमबी होता है, फिर जीबी होता है, फिर टीबी होता है। अगला क्वेश्चन है कि रैम का अर्थ क्या होता है, तो सबको पता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ब्लॉग पर लागू होता है, जो आजकल सब कोई ब्लॉग बना रहा है, तो आप देखिए ब्लॉग में से क्या होता है, तो ऑनलाइन पत्रिका के निजी या कॉर्पोरेट वेबसाइट, इंट्रानेट, ऑनलाइन संगीत या निजी या कॉर्पोरेट गूगल खोज। तो इसका हो जाएगा ऑनलाइन पत्रिका के निजी या कॉर्पोरेट वेबसाइट को हम ब्लॉग कहते हैं। एक और बात यहाँ पे बहुत ही मतलब एक छोटी सी बात है जिसको आपको ध्यान में रखनी है, जिससे ये जो क्वेश्चन है आप बहुत सारे बच्चे इसमें गलत किए होंगे। देखिए ब्लॉग दो तरह होता है, एक भी से स्टार्ट होता है, VLOG लॉग, तो वो वीडियो के लिए होता है, जो हम लोग वीडियो बनाते हैं। जैसे मैं भी जो अगर ये मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन बना रही, लेकिन जो मैं ब्लॉग बनाऊंगी जिसमें अपना रोज़ मैं क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, कैसे, तो वो सब मैं दिखाऊंगी, तो वो वी से होगा। मतलब जो भी होता है ना, TUV वाला भी, उससे होगा, यानी कि भी फॉर हो जाता है वीडियो वाला भी। और ये जो बी लिखा हुआ है इसको बोलते हैं, ये जो लिखने वाला जो ब्लॉग होता है ये ब्लॉग है। जैसे हम लोग इंटरनेट पे कुछ भी लिखते हैं तो ये वही उसी के बारे में बात कर रहा है कि ऑनलाइन पत्रिका के निजी या कॉर्पोरेट वेबसाइट को ब्लॉग कहते हैं। आप आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी दोनों में क्या डिफरेंस है। कंप्यूटर का मस्तिष्क जो अपने परिधीय को नियंत्रण में रखता है उसे क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU ही है जो जिसको हम कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं। WWW का अर्थ सबको पता है कि वर्ल्ड वाइड वेब होगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर कीबोर्ड पर मौजूद हर कैरेक्टर के ASCII का मान क्या होता है, तो आपको एब्रिविएशन भी कंप्यूटर का याद करके जाना है। ASCII होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। आप अच्छे से इसको याद करके जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि इन संख्याओं का औसत 0, 0, 4, 10, 5 और 5 का औसत क्या हो जाएगा, तो इसका औसत 4 होगा। ठीक, शोध एक वैज्ञानिक उपक्रम है, यह कथन किसका है, यंग का, कैलरिंग का, कोठारी का या इमोरी का, तो ये कथन यंग का है। सामाजिक विज्ञान संबंधित है किससे, तो मनुष्य से, समाज मनुष्य से संबंधित है सामाजिक विज्ञान। अगला क्वेश्चन है कि बीट का पूरा नाम क्या है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उसमें भी पूछा था ये क्वेश्चन। बाइनरी डिजिट, बीट को बोलते हैं बाइनरी डिजिट। उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, तो ये छात्रों में स्वयं सीखने को बढ़ावा देना होता है। प्रमोट सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट, ये उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन में टीचर हमको हर एक चीज़ नहीं लिखवाते हैं क्वेश्चन आंसर, वो हमको ऐसे समझाते हैं कि हम खुद ही सारा चीज़ लिख के समझ सकें। क्षेत्र अनुसंधान शामिल नहीं करता है किसको, तो ये यादृच्छिक व्यवहार का छोटे समूह का अध्ययन को नहीं करता है। शोध हेतु निम्न में से कौन सी निधियाँ एजेंसी हैं, तो ये है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, ये शोध के लिए। विच वन ऑफ द इज़ अ फंडिंग एजेंसी ऑफ रिसर्च वर्क, तो फंडिंग कौन करता है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ये शोध के लिए करता है। देखिए मुझे भी पता है वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है, लेकिन क्या करूँ, मैं खुद कोशिश करती हूँ कि वीडियो में एकदम शॉर्ट से शॉर्ट में, आप देखिएगा मेरी बहुत वीडियो 2 से 3 मिनट की ही होती है। बहुत ऐसा जब तक ज़रूरत ना हो तब तक मैं वीडियो को लंबा नहीं करती हूँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और 50 क्वेश्चन थे और एक्सप्लेनेशन के साथ बताना था, इस वजह से थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है। आई होप आप लोग इस बात को समझेंगे और ये आपकी भलाई के लिए है, क्योंकि यहाँ से आप इसको पढ़ के जाएंगे तो हो सकता है यहाँ से आपके 5-6 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ दें। और मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगी, इसमें जो जो टॉपिक बताया गया, जैसे कंप्यूटर है, रिसर्च है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, या फिर रिसर्च से, कम्युनिकेशन से, ये सारी चीज़ों हैं, या फिर UGC से, ये सारे टॉपिक के ऊपर मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी आप लोग के लिए एक वीडियो बना दूँ, जिससे कि आप लोग उसको पढ़ के एग्ज़ाम में जाएँ और वहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाए। ये आप लोग इसलिए भी देखेंगे क्योंकि
आपका जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है वो भी दिसंबर में है, तो उस वहाँ पे भी आपको इसके से फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पे पहली बार अगर आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और जो पुराने सब्सक्राइबर वो प्लीज़ 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 लाइक कर दें। आपके एक लाइक से मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, और व्यूज़ तो बहुत आते हैं बट आप लोग लाइक नहीं करते हो, दिस इज़ नॉट फेयर। सो मतलब मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।